हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अर्थ, परिभाषा, आदर्श आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन में निहित कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब आज अपन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन की तकनीकें, टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करेंगे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए अंकेक्षक द्वारा भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के लिए किस तकनीक को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा, यह अंकेक्षक के निर्णय पर, ऑडिटर के डिसीजन पर निर्भर करता है। सर्वाधिक लोकप्रिय जो तकनीकें हैं वो निम्नलिखित है, जिनका उपयोग नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों में सबसे पहली तकनीक है प्रवाह चित्र, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। दूसरी है आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। और तीसरा है अवलोकन, पूछताछ तथा विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल रिव्यू। अब तीनों चीज़ों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीन तकनीकें हैं जिनके आधार पर एक अंकेक्षक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करता है। तो सबसे पहला है प्रवाह चित्र। प्रवाह चित्र क्या है? प्रवाह चित्र संस्था की कार्य प्रणाली का लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित एक चार्ट होता है। इसमें संस्था की विभिन्न क्रियाओं, नियंत्रणों तथा क्रियाओं के विभिन्न स्तरों को रेखा चित्र में चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता है। इस प्रकार प्रवाह चित्र संगठन में होने वाले कार्यों का संक्षिप्त और पूर्ण विवरण होता है, जिससे अंकेक्षक संस्था की जटिल कार्य प्रणाली को आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक पर्यटक बालोतरा में रेलवे स्टेशन पर उतरता है और वो बालोतरा तथा आसपास की जगह देखने के लिए उत्सुक होता है। तो उसे यदि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक तरफ नाकोड़ा जाने के बारे में रास्ते का सिग्नल पता हो, दूसरी तरफ आसोतरा ब्रह्मा जी के मंदिर देखने का सिग्नल वहाँ रोड मैप पे मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में जसोल जाने के लिए भी वहीं उसको सारा चार्ट मिल जाए, रोड मैप मिल जाए, तो सड़क मानचित्र यदि वहाँ बना हुआ है तो उसको काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि सड़क मानचित्र यदि उसको दे दिया जाए तो मौखिक रूप से बताने की तुलना में सड़क मानचित्र टूरिस्ट या पर्यटक के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार प्रवाह चित्र, फ्लो चार्ट, अंकेक्षक को संगठन की विभिन्न कार्य प्रणाली को समझने में सहायक होता है। प्रवाह चार्ट अनेक प्रकार के बनाए जाते हैं, जिन्हें अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान प्रयोग में लाते हैं। मुख्य प्रवाह चार्टों में प्रविधि चार्ट, जिसको प्रोसेस चार्ट बोलते हैं, विन्यास चार्ट, लेआउट चार्ट जिसको कहते हैं, संगठन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रपत्र वितरण चार्ट जिसको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट कहते हैं, और मिसलेनियस चार्ट, विविध चार्ट के रूप में के नाम है। अंकेक्षक
अपने द्वारा बनाए गए प्रवाह चार्टों में अपनी सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों की शब्दावली के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयोग करता है, जिससे वापस देखने में समय भी कम लगे और अन्य व्यक्ति उसे देखकर कुछ भी न समझ सके। इनमें प्रपत्र चिन्ह डॉक्यूमेंट सिंबल होते हैं, प्रपत्र के आगम निर्गमन के चिन्ह इनपुट आउटपुट ऑफ डॉक्यूमेंट सिंबल होते हैं, नियमावली क्रियान्वयन चिन्ह मैनुअल ऑपरेशन सिंबल होते हैं, निर्णयन चिन्ह डिसीजन सिंबल होते हैं, टिप्पणी चिन्ह रिमार्क सिंबल, दिशा प्रवाह रेखा चिन्ह डायरेक्शन फ्लो लाइन सिंबल, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिन्ह कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिंबल, जिन्हें अंकेक्षक काम में लेता है। इसके बाद एक उदाहरण के रूप में अपन एक लेते हैं स्टोर डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से अंकेक्षक को किसी चीज़ को समझने में आसानी होती है। तो यदि कोई परचेज ट्रांजैक्शन है तो नेचुरली वो स्टोर से भी रिलेटेड है, तो उसका फर्स्ट स्टेप का फ्लो चार्ट होगा, जिसमें अपन सबसे पहले पीरियडिकल रिव्यू ऑफ स्टोर लेजर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा चेक रीऑर्डर लेवल, देन रीऑर्डर लेवल रीच्ड। ये 3 चीजें होंगी। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे आगे चार्ट 2 भागों में बंटेगा। रीऑर्डर लेवल रीच में यस और नो, यदि नो है तो नो परचेज, यदि रीऑर्डर लेवल रीच हो गया है तो यस है, तो अगला स्टेप होगा प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन, और देन परचेज रिक्विजिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने भी तरह के माल अपने को परचेज कराने हैं उनकी रिक्विजिशन बनेगी, और देन लास्ट स्टेप होगा सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। यहाँ ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। इसका सेकंड स्टेप में परचेज डिपार्टमेंट में परचेज और स्पेशल परचेज रिक्विजिशन बनती है। उसके बाद प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज ऑर्डर 1 2 3 4 जितने भी अपने अलग अलग माल के अलग अलग सप्लायर को भेजने वो बन जाते हैं। देन लास्ट स्टेप होता है सेंड टू सप्लायर। उसके बाद थर्ड स्टेप इसका आता है रिसीव्ड गुड्स का। तो रिसीव्ड गुड्स मीन्स जैसे ही अपने को माल प्राप्त होगा तो गुड्स एज पर ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, तो आदेश के अनुसार है। इसमें 2 स्टेप हो जाएंगे, यस और नो। यदि आदेश के अनुसार है देन उसमें आ जाएगा यस के बाद नेक्स्ट स्टेप सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट को माल भेज देंगे। उसमें फर्दर 2 स्टेप होंगे, डॉक्यूमेंट बनेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट जिसको GRN बोलते हैं, परचेज ऑर्डर्स के आधार पर। इनके 2 पार्ट होंगे, परचेज डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट, दोनों को ये जाएगा। यदि स्टोर डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट बनने का काम ये 2 हो जाएगा, और माल है तो माल को आप जिस जिस डिपार्टमेंट में जाना है 1 2 3 4 उसमें चला जाएगा। यदि गुड्स एज पर ऑर्डर में यस नहीं आके नो आता है तो अपन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपेयर गुड्स रिजेक्शन नोट, जिसमें GR 1 2 3 4 गुड्स रिजेक्शन नोट जितने जिनको भेजना है वापस वो बना के भेजेंगे। उसके बाद 2 स्टेप होंगे, परचेज डिपार्टमेंट को इसकी सूचना जाएगी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा सप्लायर्स इनवॉइस, जो माल भेजा उससे बिल प्राप्त होगा।
देन उसके बाद वो होगा कंपेयर विथ परचेज ऑर्डर्स। देन अगला स्टेप होगा प्रिपेयर गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN 1 2 3 4। उसके बाद जो GRN बना है वो सेंड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो जाएगा और सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट हो जाएगा। ये आपके फ्लो चार्ट है। इसके बाद अगला स्टेप या मूल्यांकन की सेकंड तकनीक है आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। ये क्या है? आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक ऐसी लिस्ट या सूची होती है जिसके माध्यम से अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विद्यमानता, उसकी प्रभावशीलता की पुष्टि के बारे में, कंफर्मेशन के बारे में नियोक्ता के कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करता है। यह आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने का सबसे बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न व्यापार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, इसलिए सभी आवश्यक प्रश्नों को शामिल करना संभव होता है। यह प्रश्नावली अंकेक्षक अपने पास रखता है, जिसका उपयोग नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए करता है। सामान्यतः प्रश्नावली में प्रश्नों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उत्तर उचित शब्दों पर निशान मतलब टिक लगाकर हाँ, नहीं या लागू नहीं में दिया जा सके। जहां आवश्यक होता है वहां प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने का स्थान खाली छोड़ देता है। प्रश्नावली विस्तृत तथा तर्कपूर्ण होनी चाहिए। कर्मचारियों से साक्षात्कार करते समय इन प्रश्नों को जांच सूची के रूप में अंकेक्षक प्रयोग करता है। मतलब ये चेक लिस्ट की तरह जांच सूची के रूप में इसका यूज किया जाता है। स्पेसिमेन इसका जो है क्वेश्चनियर का, उसमें फर्स्ट सीरियल नंबर है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है आंसर हाँ नहीं में होगा या लागू नहीं है तो NA हो जाएगा। कोई विशेष विवरण हो तो लिख दिया जाएगा। अब एक अपन उदाहरण लेते हैं कि मान लो सबसे इम्पोर्टेंट व्यापार में होती है मजदूरी, वेजेज। तो मजदूरी के संबंध में इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एक अंकेक्षक स्टाफ से। पहला क्वेश्चन हो सकता है क्या मजदूरी संबंधी हिसाब किताब के लिए अलग विभाग है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन हो सकता है क्या कार्य का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि एक व्यक्ति के कार्य की स्वतः ही दूसरे व्यक्ति के कार्य से जांच हो जाए। अगला चौथा क्वेश्चन हो सकता है क्या कर्मचारी के कार्यभार में परिवर्तन संभव है, उसको हटा के दूसरे को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित के संबंध में किसे अधिकार है, जैसे वेतन श्रृंखला का निर्धारण कौन करता है, वेतन वृद्धि कौन करता है, वेतन में कटौतियां कौन करता है, अग्रिम वेतन देने का अधिकार किसके पास निर्धारित है, भविष्य निधि से ऋण ले सकते हैं या नहीं, कर्मचारियों को हटाने का अधिकार किसको है, भविष्य निधि से ऋण की स्वीकृति किसके द्वारा करानी पड़ती है, अवकाश स्वीकृति कौन करता है, अधिसमय कार्य ओवर टाइम वर्क की स्वीकृति कौन करता है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इनके संबंध में अधिकार किस व्यक्ति के पास है। छठा सवाल है क्या अधिसमय का लेखा किया जाता है। सातवां सवाल है अधिसमय के भुगतान का क्या आधार है, क्या जॉब कार्ड रखे जाते हैं और उपस्थिति संबंधी लेखों का जॉब कार्ड से मिलान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है क्या कार्य के अनुसार मजदूरी पीस रेट सिस्टम से मजदूरी वाले कार्यों की मात्रा और किस्म पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाता है। अगला है क्या कार्य पर नियंत्रण मजदूरी विभाग से
भिन्न किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, प्रेरणात्मक योजना इंसेंटिव प्लान्स, छुट्टी का वेतन लीव सैलरी, बोनस व अन्य भुगतान के संबंध में क्या नियम हैं और क्या वे लिखित में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्या मजदूरी पत्रक पर इन्हें तैयार करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या मजदूरी का भुगतान करने से पूर्व उचित पहचान कर ली जाती है और रसीद प्राप्त की जाती है, मतलब गलत आदमी को भुगतान तो नहीं होता। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, न मांगी गई मजदूरी का लेखा, अनपेड सैलरी का लेखा किस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या भविष्य निधि तथा बीमा कटौती की राशियां निर्धारित समय में जमा करा दी गई है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा दी जाती है या नहीं। क्या आयकर और अन्य अनिवार्य कटौतियों से संबंधित राशियों को निर्धारित समय पर संबंधित खातों में जमा करा दिया गया है। क्या मजदूरी संबंधी लेखों का समय समय पर विस्तृत आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। क्या आदत मजदूरी का भुगतान समय पर हो जाता है। क्या वे वर्तमान मजदूरी निर्धारण तकनीक से सहमत हैं। ये अपन ने कुछ ऐसे क्वेश्चनियर तैयार किया जो वेजेज के संबंध में। इसी तरह से परचेज, सेल्स, जो भी कार्य हैं उनके संबंध में अपन क्वेश्चनियर तैयार करके संबंधित व्यक्तियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका उत्तर ले सकते हैं। इसके बाद तीसरी तकनीक है अवलोकन, पूछताछ और विश्लेषणात्मक प्रविधि। ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल रिव्यू। अंकेक्षक संस्था की संचालन एवं लेखा प्रणाली में हो रहे कार्य को देखकर या उसके बारे में कर्मचारियों से पूछताछ करके नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त लेखा परिणामों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन करके भी कुछ सीमा तक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपन ने डिस्कस किया था कि इंटरनल जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको अपन दो भागों में बांटते थे, लेखा नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण। तो अब जो लेखा नियंत्रण है, आंतरिक लेखा नियंत्रण, इसको अपन पुनः दो भागों में बांटेंगे, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। तो अब अपन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।